हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एक्सिस 360। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये रेलवे ग्रुप डी का साइंस का सेट फर्स्ट है हमारा। 50 सेट्स का हमारा टारगेट है। अगर आप 50 सेट्स कर लेते हैं, 50 सेट्स कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका साइंस का जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कोर्स दिखा देता हूँ, वीडियो लेक्चर किस तरह से रहने वाला है, किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ये देखो, आप पहले फिजिक्स के क्वेश्चन ले गए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। लेफ्ट साइड हिंदी में, राइट साइड इंग्लिश में है। एक्सप्लेनेशन है, फिर जहाँ जहाँ इमेज की ज़रूरत पड़ी वहाँ इमेज है। देखो, फिर इसी तरह से केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे, फिर बायो के। अच्छे एक्सप्लेनेशन है, पढ़ के मज़ा आने वाला है बिल्कुल। देखो, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल की चार्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से बायो के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आप पेन पेपर लेके बैठना, क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कितने मार्क्स आपके आए। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर एंड विच रिलेशन इज करेक्ट। पावर का एसआई यूनिट क्या है और कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो देखो, आप पावर का एसआई यूनिट, पावर का एसआई मात्रक क्या है और कौन सा संबंध सही है। तो आप मार्क करना। मैं वापस से क्वेश्चन में आऊँगा, पहले पावर के बारे में आपको समझा देता हूँ। पावर, पावर क्या है। पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, किस दर से एनर्जी का हस्तांतरण हुआ है। पावर ऊर्जा हस्तांतरण की दर है, किस दर से ऊर्जा का हस्तांतरण हुआ है। हम लोग पावर इक्वल टू क्या करते हैं, पावर इक्वल टू करते हैं वर्क डन बाय टाइम टेकन। अब वर्क को हम एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई काम करते हैं तब एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी का ही हस्तांतरण होता है, ऊर्जा का। तो वर्क और पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन भी लिख सकते हैं, या एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय टाइम टेकन भी लिख सकते हैं। दोनों याद रखना आप, ठीक है। अब दोनों के दोनों याद रखोगे, पावर इक्वल टू ई बाई टी और पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। अब देखो, यहाँ पे 1 वॉट को डिफाइन किया है। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। वर्क की क्या होती है जूल, एनर्जी की क्या होती है जूल, और टाइम की क्या होती है सेकेंड। तो वो कुछ नहीं, अगर 1 वॉट ये किसी को भी 1 के टर्म में डिफाइन करने बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पे सबको 1 ले लेना है। जैसे यहाँ पे 1 वॉट, 1 जूल, 1 सेकेंड। इसका मतलब है क्या, 1 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुआ 1 सेकंड में। जब 1 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो जाए 1 सेकंड में तो उसे क्या कहेंगे, 1 वॉट कहेंगे। बिल्कुल ईजी है एकदम, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, यहाँ देखो मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिख के रखे हैं आपके लिए। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ में हम आगे भी देखेंगे। फिलहाल ओम्स लॉ इतना आप याद रखो कि V इक्वल टू आर आई होता है। V यहाँ वोल्ट है, I करंट है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई, सेकेंड है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और थर्ड है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो ये सब याद रखना है क्या, नहीं, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा करो, एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल ईजी। 2 फॉर्मूला याद रखो, V ओम्स लॉ याद रखो, V इक्वल टू आर आई, और पावर इक्वल टू V इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू V और V इक्वल टू री। एकदम शॉर्ट में याद रखो, P इक्वल टू V, V इक्वल टू री। अब देखो, बाकी दोनों इससे ही ड्राइव कर लेंगे हम। जैसे हम पता है कि P इक्वल टू वी आई होने वाला है, तो काम करेंगे ओम्स लॉ से V की जगह पे आर आई रख देंगे। इससे हम V की जगह पे आर आई रख देंगे, V की जगह पे। तो आर आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आर आई इंटू आई, आर आई स्क्वायर हो जाएगा क्या, बिल्कुल। तो हमारा ये आ जाएगा। अब देखेंगे इस सेकंड को। अब देखो, हम P इक्वल टू बी आई तो यूज कर रहे हैं, P इक्वल टू बी आई तो यूज करेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, I को रिप्लेस करेंगे। यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेंगे। I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इक्वल टू आ जाएगा हमारा B बाई आर, ठीक। I को यहाँ रख देंगे, B इंटू बी बाई आर, तो क्या आ गया, बी स्क्वायर बाई आर। हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया जाए, हो सकता है कि न्यूमेरिकल आ जाए इस पे बेस्ड। तो याद रखना, P पावर है, B वोल्ट है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधक,
ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या था। तो इसका आंसर क्या था, आप खुद से मार्क करते रहना। इसका आंसर था पावर का एसआई वाट होता है और पी इक्वल टू ई बाई टी। ओके, या डब्ल्यू बाई टी, या फिर डब्ल्यू बाई टी भी लिख सकते हैं, ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे हो जाते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कह रहा है क्या, अ कांस्टेंट 25 न्यूटन फोर्स मूव्स ए बॉडी बाय 3 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, वर्क डन क्या होगा। 25 न्यूटन का स्थिर बल वस्तु को 3 मीटर समान दिशा में खिसकाता है, क्या क्या कार्य क्या है। तो इसे रिलेटेड पहले कंसेप्ट देखते हैं। देखो, एक ही दिशा में खिसक रहा था, समान दिशा में। तो पहले इसे जानो, इसके रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, वो जानो कि फॉर्मूला क्या है हमारा, उसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W यहाँ पे वर्क है, F यहाँ पे फोर्स है, F यहाँ पे फोर्स है, W जो वर्क हमको फाइंड करना है, और कॉस थीटा S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, और यानी कि विस्थापन। ऐसे यहाँ पे एस को कभी कभी डी भी लिख देते हैं, याद रखना। ऐसे यहाँ विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, और कॉस थीटा एंगल है, किस एंगल पे फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, अब तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो है वैल्यू पुट कर देंगे। फोर्स वहाँ 25 था, फोर्स वहाँ 25 था, 25 मीटर का फोर्स था, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो डी 3 मीटर आ गया। और एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री कैसे हो रहा था, देखो एंगल 0 डिग्री इस तरह से हो रहा था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी के अलोंग बॉडी मूव भी कर रही है, मतलब दोनों पैरेलल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल आ गया तो एंगल 0 आ गया। एंगल 0 कहने का मतलब कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 25 × 3 कितना आएगा, 75 जूल। वर्क को जूल में नापते हैं। दोनों पैरेलल, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, जिस साइड डिस्प्लेसमेंट है उस साइड ही फोर्स लग रही है, तो दोनों पैरेलल हो गया। कहने का मतलब मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, इफ फोर्स वर परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वर्क वुड बी 0। अब फोर्स अगर परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है फोर्स, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो। अब एंगल कोस थीटा बराबर कितना आता है, कोस 90, एंगल बना 90 का, और कोस 90 आपको पता है 0 होता है, तो 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। वर्क डन कितना होगा, वर्क डन वुड बी 0। यदि बल विस्थापन के लंबवत हो, डिस्प्लेसमेंट के विस्थापन के लंबवत हो, तो कार्य शून्य होता है। आगे तो देखते हैं, समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो डिस्प्लेसमेंट इस साइड लग रही है और फोर्स इस साइड लग रहा है, मतलब क्या, कुछ एंगल बन रहा है। तो यहाँ एंगल की जो वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा में। यहाँ पे देखेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर लग रही है और फोर्स ऊपर लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, cos 90 0 हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 रहा तो अगर W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, एस यानी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, एफ एस कॉस है, मतलब अगर ऐसे ही 0 रहा तो पूरा का पूरा तो फोर्स वर्क डन 0 हो जाएगा। तो दो केस में वर्क डन 0 हो जा रहा है। कब, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है तो वर्क डन 0 हो रहा है, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फोर्स ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है, बैक को ऊपर की तरफ खींच के रखा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 180 डिग्री कब होता है, 180 डिग्री समझो आप ऐसे, कि मान लो ये कोई बैग है, कोई चीज़ है, अब इसको मैंने ऊपर से खींच कर रखा है और ग्रेविटी जो है नीचे काम कर रही है। बॉडी का मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो और जो फोर्स लगा रही है ग्रेविटी वो नीचे की तरफ लगा रही है, तो एंगल एंटी पैरेलल हो जाएगा। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरह से ग्रेविटी, हमने डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रखा है, बॉडी मूव ऊपर की तरफ हो रही है और ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है, तो एंगल 180 डिग्री का होगा। कोस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी।
थर्ड क्वेश्चन को रीड करो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। स्पीड इज ए वेक्टर, वेलोसिटी इज ए स्केलर, स्पीड इज ए स्केलर, डी वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड ओनली। चाल सदिश है, सदिश यानी कि वेक्टर, सदिश यानी कि वेक्टर। स्केलर यानी कि अदिश, क्या अदिश, वेग अदिश है, चाल अदिश है, या फिर वेग में केवल परिमाण होता है। ठीक है, तो अब सदिश सदिश याद रखो, सदिश को वेक्टर कहते हैं और स्केलर को अदिश कहते हैं। ठीक है, मैं इचुट में आगे समझाऊंगा आपको। अब देखो बात को समझो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। स्केलर उसे कहते हैं, स्केलर उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अदिश किसे कहेंगे, अदिश उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। परिमाण क्या होता है, जैसे हम बोले 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ले 16 किलोमीटर लिखा, 16 ले लो, 10 किलोमीटर ले लिए, या फिर हम बोल रहे हैं 5 किलोमीटर ले लिए। हम बोले 5 किलोमीटर गए, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, ये मैग्नीट्यूड कहते हैं इसे। इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं रहता। अगर हम कहते हैं 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो उसमें डायरेक्शन है। जिसमें डायरेक्शन रहे, ठीक है, डायरेक्शन रहे प्लस मैग्नीट्यूड दोनों रहे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वेक्टर। ठीक है, उसे कहेंगे वेक्टर। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे उसे कहेंगे स्केलर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अदिश में क्या रहेगा, उसे स्केलर कहते हैं, और अदिश को स्केलर कहते हैं, और स्केलर में क्या रहेगा, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर जिसे सदिश कहते हैं उसमें क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा और मैग्नीट्यूड दोनों रहेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं इसे आपके लिए करता हूँ। अब हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डी से ही डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्टेंस में क्या रहता है, डिस्टेंस हम लोग को पता है, डिस्टेंस की सोचते हैं तब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखते हैं। और वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस यानी 5 किलोमीटर मूव किया, 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, और डिस्टेंस यानी कि 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट यानी कि 5 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में ट्रेवल किया होगा। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, और जो स्पीड है डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वेलोसिटी एक सदिश राशि है और स्केलर एक अदिश राशि है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पीड वेक्टर है क्या, नहीं, स्पीड स्केलर है। वेलोसिटी स्केलर है क्या, नहीं, वेलोसिटी वेक्टर है। दोनों है इसमें, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, चाल अदिश राशि है। उम्मीद आपको समझ में आ गया, जिसमें अगर दोनों रहे, डायरेक्शन भी रहे और मैग्नीट्यूड भी रहे। मैग्नीट्यूड मतलब 5, 10, 20 किलोमीटर, इस तरह से कुछ मैग्नीट्यूड हो, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ नंबर हो। ठीक है, तो क्या होता है, वेक्टर में दोनों रहता है, डायरेक्शन भी रहेगा और मैग्नीट्यूड भी रहेगा। स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। उम्मीद आपको समझ में आया। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर एंड इट्स फॉर्मूला आर। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी, अब मार्क करो। न्यूटन है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया है। पास्कल है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया है। सी में न्यूटन पर मीटर है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स इंटू एरिया। डी जूल है, जूल पर मीटर स्क्वायर है, प्रेशर इक्वल टू एरिया बाय फोर्स है। तो पहले प्रेशर को हम समझते हैं। ठीक है, दाब, प्रेशर को क्या कहते हैं, दाब, याद रखना, हिंदी में दाब कहते हैं। ठीक है, दाब कहते हैं। उसका ऐसा मात्रक क्या है, इजी है, समझते हैं क्या है। ठीक है, अब समझो प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। पी इक्वल टू होता है एफ बाय ए। पी इक्वल टू होता है एफ बाय, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब देखो यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या होता है। फोर्स का यूनिट की बात करें हम, तो फोर्स को लिखते हैं हम न्यूटन के टर्म में। ठीक है, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, या फिर हम पास्कल बोलते हैं, या फिर उसे हम पास्कल बोलते हैं। तो प्रेशर का
ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। अब 1 पास्कल को डिफाइन करना है, मैंने बताया सबको 1 ले लो, हमको पता है क्या P इक्वल टू F/A होता है। फोर्स को भी 1 ले लिए, 1 न्यूटन हो गया, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर और 1 पास्कल। जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है 1 मीटर एरिया के स्क्वायर में, तो उसे 1 पास्कल कहते हैं। बिल्कुल ईजी है, मजा आएगा पढ़ के, एकदम एनर्जी रखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने ऐड किए इसमें। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी, फॉर द सेम फोर्स स्मॉलर एरिया गिव्स हायर प्रेशर। समान बल पर कम क्षेत्रफल अधिक दाब देता है। अब मैंने क्या बताया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब मान लो फॉर द सेम फोर्स बोला है, फोर्स को और कांस्टेंट रख दिए, ठीक है। तो जो प्रेशर और एरिया होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कि अगर मैं एक को बढ़ाता हूँ तो दूसरा सेम प्रोपोर्शन में घटता है, और यदि फिर एक को घटाता हूँ तो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एरिया को मैं इस दोनों डायग्राम से देखो, मैंने एरिया यहाँ पे जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, याद रखना एरिया की बात हो रही है तो यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लेंगे। अगर ये देखो, इसे मैं दीवार पे लगाना चाहता हूँ और एक कील को लगाना चाहता हूँ दीवार पे, तो कील का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है दीवार से वो कम है। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। इस पे एरिया देखो ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, तो कील आसानी से अंदर चला जाता है, ये नहीं जा रहा है, आउच, ये नहीं जा रहा, और ये यस चला गया अंदर। बात समझ में आया, ठीक है। तो उसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर इजीली पता चल गया, पास्कल है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। इससे रिलेटेड कंसेप्ट मैंने बता दिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स प्राइमरी ऑन। पिच किस पे डिपेंड करता है, ध्वनि का पिच। ध्वनि का पिच मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, ए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, बी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, स्पीड पे, चाल पे, या वेवलेंथ पे, तरंगदैर्घ्य पे। तो इसको कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, तब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो मैंने आपके लिए रखा हुआ 2 बातें 3 बातें पहले आप याद रख लेना, ठीक है। ये 2 बातें हिंदी नाम आप याद रख लेना पहले, कि एम्पलीट्यूड को आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड को आयाम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहते हैं, स्पीड को चाल कहते हैं। स्पीड तो चलो आपको समझ में आए, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ को, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को, आयाम एम्पलीट्यूड को, ठीक है। फिर देखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है, मैं रीड नहीं करने वाला, आपको सिर्फ समझाने वाला हूँ। ये एक वेव का मूवमेंट है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जब वेव एकदम ऊपर पहुँच जाए, क्रेस्ट पे पहुँच जाए, और नीचे ट्रॉप है, क्रेस्ट को कहते हैं शिखर और ट्रॉप को कहते हैं गर्त, ठीक है। गर्त यानी सबसे नीचे, क्रेस्ट यानी ऊपर पॉइंट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा जो वेव का, उसे। तो एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं आयाम। आयाम उसे कहते हैं जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम क्रेस्ट की ओर जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से ट्रॉप की ओर जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उसी को कहते हैं। वेवलेंथ क्या है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। एक या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कह सकते हैं, तरंगदैर्घ्य कह सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, आयाम एम्पलीट्यूड इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्रेस्ट के डिस्टेंस को या फिर ट्रफ के डिस्टेंस को कहते हैं। वेवलेंथ समझ में आ गया होगा, क्या होता है वेवलेंथ, क्या होता है, क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को, या ट्रफ से ट्रफ के बीच के डिस्टेंस, शिखर से शिखर, या फिर गर्त से गर्त। अब एक आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जैसे कोई चीज़ कितनी बार हैपन हो रही है, उसकी आवृत्ति क्या है। जैसे मैं अपने हाथ को 5 बार हिलाता हूँ, 1 2 3 4 5, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5। जैसे मैं 10 बार हिलाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10। समझ में आ गया होगा उम्मीद आपको। क्रेस्ट वही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। वेवलेंथ डिस्टेंस है बिटवीन आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑन कंसेक्यूटिव साइकिल्स, टाइपिकली क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ, ईजी है। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट द फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल पासिंग ए पॉइंट, जैसा मैंने बताया याद रखो। अब इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल पासिंग ए पॉइंट पर, एक सेकंड में कितनी बार वेव पास कर रहा है किसी पॉइंट पे। फ्रीक्वेंसी की यूनिट अब याद रखना हर्ट्ज होती है, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होती है 1 अपन टाइम पीरियड, ये भी याद रखना। तो 1 अपन टाइम पीरियड तो पर सेकंड भी बोल सकते हैं ऐसा यूनिट, या फिर हर्ट्ज बोल सकते हैं, याद रहेगा। टाइम को नीचे, टाइम नीचे था ऊपर ले गए, पर सेकंड हो गया, हर्ट्ज होता है। बिल्कुल ईजी है।
क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो एक कंसेप्ट यहाँ समझ लो, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, पिच डिपेंड करती है आवृत्ति पे, एकदम याद रखना। और लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, आयाम पे, लाउडनेस आयाम पे डिपेंड करती है। तो याद रखना कि गर्ल्स की वॉइस बहुत श्रील होती है, गर्ल्स की वॉइस बहुत श्रील होती है, जैसे बिल्ली की वॉइस होती है। और जो बॉयज़ की वॉइस होती है बहुत लाउड होती है, जैसे शेर की वॉइस होती है। तो लाउड डिपेंड कर रहा है हमारा एम्पलीट्यूड पे, और गर्ल्स की वॉइस अगर पिच है बहुत ज़्यादा, जो श्रील वॉइस होती है एकदम, तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, आवृत्ति पे डिपेंड कर रहा है, लाउडनेस आयाम पे, जैसे लड़कों की वॉइस हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स प्राइमली ऑन, पिच किस पे डिपेंड करती है? तो पिच डिपेंड कर रही है किस पे, आप बताओ? पिच डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। एम्पलीट्यूड पे क्या है? एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, फ्रीक्वेंसी वो कितनी बार हो रही थी, ठीक है। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, जैसे लड़कों की वॉइस। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किस पे? पिच के लिए है, जैसे लड़कियों की वॉइस। वेवलेंथ आपको पता है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन, क्या बताया मैंने? मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया एक, ऐसे ले लेता हूँ मैं, इसको ऊपर उठा देता हूँ, एक क्रश से क्रश या एक टप से टप के बीच का डिस्टेंस। उम्मीद आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखते हैं। बोल रहा है क्या क्वेश्चन? ए मिरर हैज फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, इट्स नेचर, उसका नेचर क्या है? मिरर कन्वेक्स है, कनकेव है, प्लेन है, क्या है? किसी दर्पण की फोकल लंबाई -15 सेंटीमीटर, उत्तल है, अवतल है, समतल है, क्या है? समतल यानी कि प्लेन मिरर, अवतल यानी कनकेव मिरर, उत्तल यानी कि कन्वेक्स मिरर। तो इससे रिलेटेड मैं कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ पहले, फिर देखेंगे इसको क्या कहते हैं। ये देखो मैंने आपके लिए रखा है यहाँ पे, समझो। इसे रख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अब देखो ये 0 है, ये एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। इसे कर देता हूँ सिंपल, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हम देख रहे हैं इसे ओरिजिन है, तो यहाँ पे जो पोल है हमारा जो पोल है वो ओरिजिन की तरह काम कर रहा है। तो इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरह वर्क करेगा, इस साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह। ऊपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जो इस साइड आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो इस साइड आएगा पॉजिटिव, जो इस साइड रहेगा नेगेटिव, जो वो साइड रहेगा पॉजिटिव। तब समझने की कोशिश करो, होता क्या है फोकल लेंथ? फोकल लेंथ ये होता है कि पोल से फोकस का बीच की दूरी को, फोकल लेंथ क्या होता है? पोल से फोकस के बीच की दूरी को, पोल से फोकस के बीच की दूरी को। अब यहाँ पे पोल से फोकस के बीच की दूरी देखो कैसी है आपकी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह इमेज के लिए भी है, अगर इमेज ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव, नीचे बनी तो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में चला गया। ऊपर बनी तो पॉजिटिव, नीचे बनी तो नेगेटिव, ठीक है। इस साइड जो भी आएगा आपका, इस साइड जो भी आएगा पॉजिटिव होगा, इस साइड जो भी आएगा नेगेटिव होगा। उसी के अकॉर्डिंग पोल से फोकस की क्या हो गई? नेगेटिव हो गई फोकल लेंथ, क्योंकि कनकेव मिरर कहाँ पे फोकस लाई करता है? नेगेटिव एक्सिस पे, और इस पे कन्वेक्स पे पॉजिटिव एक्सिस पे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मिरर पे देख लो, यहाँ पे समझ लो मिरर क्या कर रहा है। मिरर है इधर पॉजिटिव, वो इसको याद रखो ना, इसको याद रखो। इसको सोचो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ऊपर गया पॉजिटिव, नीचे बना नेगेटिव, दाएं बना पॉजिटिव, यहाँ बना नेगेटिव। ये मिरर अगर ओरिजिन ले, ओरिजिन यानी कि पोल, ऐसे पोल पकड़े तो, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर, यानी कि कनकेव हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। कोई पॉजिटिव रहता तो उत्तल हो जाता। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाई साइन कन्वेंशन, वही साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया, कनकेव मिरर इज नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर है पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ होता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओम से लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। द करेक्ट रिलेशन फॉर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का करेक्ट रिलेशन क्या होता है, ठीक है। ए बी इक्वल टू आई आर, पी इक्वल टू बी आई, अभी मैंने पी इक्वल टू बी आई देखा था, पावर का फॉर्मूला था, क्यू इक्वल टू आई टी।
चार्ज का फॉर्मूला है, ठीक है। और क्या है फिर W इक्वल टू एफ डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये सारे फॉर्मूले भी हमने देखे थे। W इक्वल एफ एस कोस थीटा था ना, वो यही है, कोस जीरो हो जा रहा है सिर्फ। Q इक्वल टू आई टी, ये देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पहले क्या है, समझाता हूँ पहले क्या है ओम्स लॉ क्या है, ठीक है। ओम्स लॉ देखते हैं पहले, ओम्स लॉ क्या है। इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर एक, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख के रखा है। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर में जो वोल्टेज होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और किसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट हम लगाते हैं, तो V इक्वल टू हमारे लिए क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट R लगाएं, तो V इक्वल टू RI हो गया। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर में एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जो है हमारा जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, ठीक है। जो वोल्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, जो वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। और कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, जहाँ पे हमने R कांस्टेंट लगा। R क्या है, प्रतिरोध, R हमारा प्रतिरोध हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। समझ में आएगा। या फिर B इक्वल टू, आप याद रखो, B इक्वल टू, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। हाँ, यही है। फॉर ए कंडक्टेड कांस्टेंट टेम्परेचर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है का मतलब क्या है, ये अगर वो चीज़ चेंज ही नहीं होगी, कांस्टेंट कहने का मतलब चेंज नहीं होगी। अगर हम V इक्वल टू RI देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं ना R इक्वल टू V अपन I, तो V बाय I का जो रेशियो होगा वो हमेशा बराबर होगा। इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो कह देगा कि रेजिस्टेंस सेम है, तो हमें V बाय I का रेशियो लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये बिल्कुल बात याद रखना, R कांस्टेंट है मतलब V बाय I का रेशियो हमेशा सेम होगा। प्रतिरोध है R, ठीक है, जिसको कहते हैं कि हम रेजिस्टेंस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। आप क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्या आ गया आंसर, B इक्वल टू IR। चार्ज वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इसको भी देखेंगे। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से क्वेश्चन है, ठीक है। इसे देखो, द हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम T इज प्रोपोर्शनल टू, जो हीट प्रोड्यूस होता है टाइम वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन ए है IR, B I स्क्वायर RT, थर्ड है C क्या I अपन RT, BT ओनली, सेम ऑप्शन है हिंदी में भी, ठीक है। फिर इसको समझते हैं क्या है। अब देखो, उसके बाद इस पे जाएंगे, आप खुद से मार्क करना, वीडियो को पॉज करके मार्क करना, ठीक है। तो जूल्स लॉ हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। जूल्स लॉ क्या होता है, याद रखना, जूल्स लॉ डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसी I स्क्वायर RT, ठीक है। हीट होगा, जो जूल का नियम क्या कहता है, जो हीट होगा ना वो I स्क्वायर RT से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर डायरेक्ट इक्वल टू करके भी लिखा जा सकता है, H इक्वल टू, ऐसे भी मिल सकता है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। इससे ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, इसलिए याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, H प्रोपोर्शनल हटा के वो इक्वल लगा सकता है। तो जूल्स लॉ ये कहता है, ठीक है। अब जैसे हमारे घर के ये कंसेप्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो जैसे हम हीट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है। तो हमारे घर का जो हीटर हो गया, केटली हो गया, आयरन्स हो गया, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाते हैं, समझाता हूँ अभी। तो ये सब क्या है, केटली, आयरन का सिद्धांत, धारा सीमा से अधिक होने पर फ्यूज पिघलना। अब मतलब समझो, जो फ्यूज वायर होता है ना, फ्यूज वायर मेल्ट्स। अब फ्यूज वायर हमारा मेल्ट कर जाता है, इस तरह से हम उसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखते हैं। अगर फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं, मेल्टिंग पॉइंट करने का मतलब क्या है, उसका जो इजीली पिघल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई रखेंगे मतलब वो जल्दी नहीं पिघलता, और जल्दी नहीं पिघलता है सर्किट ब्रेक नहीं होगा। जो करंट फ्लो कर रहा है करंट करते रहेगा, ज़्यादा करंट फ्लो करने से शॉर्ट सर्किट हो सकती है मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा। तो होता है कि फ्यूज ब्रेक कर जाता है, मेल्टिंग पॉइंट रहने से पिघल के टूट जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। तो जूल्स लॉ आप याद रखोगे, ठीक है। क्या है जूल्स लॉ, एच क्या है यहाँ पे, हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल्स, आई इज द करंट, आर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का ये साइन क्या होता है, याद रखना, रेजिस्टेंस की साइन जो होती है ओम होती है, क्या होती है, और टी सेकेंड, टाइम सेकेंड है, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें याद रखो, ठीक है। टाइम सेकंड है यहाँ पे, रेजिस्टेंस के साइन ओम याद रखना, V इक्वल टू आर है, में भी वही है, वही रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पहले था। तो अब मूव करते हैं इसका क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। तो डायरेक्ट आंसर है इसका, H इक्वल टू क्या आएगा, I स्क्वायर RT।
डायरेक्ट पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट आता है इस पे बेस, जूल्स लॉ डायरेक्ट पूछा जाता है, पूछा गया ग्रुप डी में, ठीक है, तो याद रखना आप। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज, क्वेश्चन नंबर 9। विच प्रोसेस इज ए केमिकल चेंज, कौन सा प्रोसेस में केमिकल चेंज है, ठीक है, कौन सा प्रोसेस में केमिकल चेंज है, कौन सा प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। दो तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। तो पहले हम दोनों कंसेप्ट को समझते हैं कि चेंजेस किस तरह से होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखो, अब याद रखना, जिसमें जो इरिवर्सिबल हो मतलब अपरिवर्तनीय हो, वो क्या होगा, वो केमिकल चेंज होगा। और केमिकल चेंज में सबसे दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है, जो अपरिवर्तनीय और रिएक्शन अपरिवर्तनीय रहेगा और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसे कहेंगे, ठीक है, क्या, केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन जो होता है, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, वो जनरली रिवर्सिबल होता है, मतलब वापस रिवर्स कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा ऑप्शन क्या था, जैसे हमारा ऑप्शन था यहाँ पे आइस मेल्टिंग, सॉल्ट डिजॉल्विंग, आयरन रस्टिंग, ब्रेकिंग ग्लास। अब देखो आइस मेल्टिंग, आइस अगर मेल्ट करता है तो वापस से उसको हम अगर पिघल रहा है तो फिर से बर्फ को जमा सकते हैं, तो फिजिकल चेंज हो गया क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। सॉल्ट डिजॉल्विंग, सॉल्ट अगर किसी पानी में घोल दिए तो वापस से उसको ला सकते हैं क्या, क्या रिवर्सिबल है क्या, हाँ बिल्कुल है। अगर उसको गर्म करेंगे तो वेपर उड़ जाएगा, पानी वेपर बन के उड़ जाएगा, जो सॉल्ट था वो सॉल्ट वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये भी फिजिकल चेंज है। आयरन रस्टिंग, आयरन का रस्ट होना, लोहे में जंग लगना, ये एक केमिकल चेंज है, ये इसको वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता है, जो इरिवर्सिबल हो, रिवर्स ना हो सके, वो केमिकल चेंज होता है। ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास का ब्रेक, ग्लास का टूटना क्या, वापस से जोड़ सकते हैं हम, तो एक फिजिकल चेंज है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, लोहे से जंग लगना। एक कंसेप्ट मैंने आपके लिए रखा है यहाँ पे, इसको ध्यान से सुनेंगे। कैंडल में क्या होता है, कैंडल में दोनों होता है, कैंडल में फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। जब मोमबत्ती पिघलती है तो कुछ मोमबत्ती पिघल के आप देखते हो नीचे गिर जाती है, तो वापस से वो मोम ही बन गई। तो अगर मोम बन गई, ठीक है, तो वो क्या है, वो फिजिकल चेंज है, वापस से मोम के मोम ही रह गए, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। जो सॉलिड वैक्स था सिर्फ वो लिक्विड वैक्स हो गया, ठीक है, उसको वापस से हम चेंज कर सकते हैं, अब फिर से सॉलिड बना देंगे उसको। लेकिन अब यहाँ पे बात में ध्यान से सुनो, फिजिकल चेंज तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो सब्सटेंस था वही रह गया, लेकिन केमिकल चेंज कैसे हुआ। कुछ मोमबत्तियाँ जो थी, कुछ जो पिघल के क्या हुई, कुछ पिघल के वो वाटर वेपर बन गई, क्या बन गई, वाटर वेपर बन के उड़ गई। तो एक वहाँ पे देखा, अब होती क्या है, उड़ने के टाइम पे वो कुछ कुछ होती है जो हमारे, अब देखो कोई चीज़ जलती है, बर्न करती है, आप दिखा रहा है, जो बर्न करती है, मान लो अगर कोई चीज़ बन कर उसमें कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ मिल गई हवा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना गई, तो दो चीज़ बन गया, वाटर वेपर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जो मोम था, वैक्स था, वो दो नए चीज़ में परिवर्तन हो गया, किस चीज़ में, वाटर वेपर में और किस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो यहाँ पे चेंज क्या है, रिवर्सिबल है क्या, नहीं, इरिवर्सिबल है, क्या अपरिवर्तनीय है, परिवर्तन हो क्या होगा, वापस से ला सकते हैं क्या, जो वाटर वेपर था अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया उसको वापस से मोम नहीं बना सकते। तो याद रहेगा आपको, कैंडल में क्या होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए सॉल्यूशन विथ pH 8, ए सॉल्यूशन विथ pH 8 इज। अब pH में पहले आपको समझाता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, न्यूट्रल होगा, वीक बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, प्रबल अम्लीय होगा, उदासीन होगा, कमजोर क्षारीय होगा, प्रबल क्षारीय होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं pH स्केल, समझते हैं पहले हम pH स्केल का। ये एक pH स्केल है, ठीक है, 7 को ऐसे हम बेस मान के चलेंगे और इस साइड लेफ्ट की साइड मूव करेंगे 1 तक, ठीक है, और इस साइड तो ये एसिडिक होगा, अगर लेफ्ट की साइड मूव कर रहे हैं तो एसिडिक होगा और राइट की साइड के मूव कर रहे हैं तो बेसिक होगा। यानी कि 6 हमारा एसिड है, 5 अगर रहा pH स्केल में वैल्यू तो क्या एसिडिक है 7 to 1, और 8 to 14 क्या है हमारा बेसिक है। 7 न्यूट्रल को दिखाता है, जैसे डिस्टिल वाटर होता है वो न्यूट्रल को दिखाता है। और हमने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिख के रखे हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे देखो, इधर क्षारीय होगा, इधर अम्लीय होगा, तो उसका बेसिसिटी बढ़ता जाएगा, 14 तक पहुँच, 14 सबसे ज़्यादा बेस होगा और सबसे ज़्यादा एसिड वैल्यू 1 पे आएगी,
ठीक है, याद रखना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, एसिडिटी भी इधर लेफ्ट साइड बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं उस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन विद pH 8, pH 8 था हमारा, क्या था pH 8 है, 7 यहाँ पे था, 8 यहाँ पे आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्या, एसिड तो होगा लेफ्ट साइड में होता, तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल तो 7 पे होता है। वीक बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक, बेसिक स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब बहुत आगे वो निकल जाता है, तो 7 से थोड़ा सा ही आगे, तो वीक बेसिक, कमज़ोर क्षारीय। ठीक है, कमज़ोर क्षारीय, न्यूट्रल तो होगा नहीं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लो। pH ग्रेटर देन 7, जो 7 से ज़्यादा हो तो बेसिक को दिखाता है। 8 से 9 तक टिपिकली वीक बेस होता है, 8 से 9 तक कमजोर क्षार होते हैं, 13 से 14 प्रबल क्षार होते हैं, 13 to 14 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है आपको लिए, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें। एसिड रेन, एसिड रेन की pH वैल्यू 5.6 होती है। गैस्ट्रिक जूस की pH वैल्यू, गैस्ट्रिक जूस की pH वैल्यू 1.5 से 3.5 होती है। अम्ल वर्षा की 5.6 pH होती है। जठर रस यानी गैस्ट्रिक 1.5 से 3.5, याद रखना। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में ये सब पूछे गए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख कर रखा हूँ। ह्यूमन टीथ बिगिंस टू डीमिनरलाइज एंड इरोड व्हेन माउथ pH ड्रॉप्स बाय बिलो 5.5। जो हमारा दांत होता है वो गिरने लगेगा, ठीक है, सड़ने लगेगा, pH वैल्यू इसकी 5.5 से लेस हो जाए, याद रखना 5.5, याद रखना। जब मुंह का pH 5.5 से नीचे हो जाए, दांत खनिजीकरण और क्षरण शुरू हो जाता है दांत में। ठीक है, अम्ल वर्षा 5.6 याद रखना। जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस होता है 1.5 से 3.5 और 5.5 दांत के लिए, उससे नीचे सड़ने लगेगा। ठीक है, अब देखो मैंने और कुछ ऐड करके रखा है, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो गैस्ट्रिक जूस को मैंने क्या रखा, गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे जूम कर देता हूँ थोड़ा तो ये समझ में आए। देखो गैस्ट्रिक जूस की pH वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 दिखाई गई, तो 1 से थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा भी हो सकता है, तो यानी कि हाई एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक। लेमन जूस की 2 है, बहुत ज़्यादा एसिडिक। ऑरेंज जूस की 3 है, ज़्यादा एसिडिक है। टोमेटो जूस देखो, ब्लैक कॉफ़ी देखो, ये सब देखो, यहाँ पे 3 वैल्यू कहाँ रखा जाए, यहाँ पे 1 पे रखा जा रहा है किसको, गैस्ट्रिक जूस को। लेमन जूस की कहाँ रखा जाए, 0.2 में रखा जाए, 3, 4, तो मतलब 7 तक डिस्टिल वाटर तक यूरिन भी हमारा एसिडिक है, ब्लैक कॉफ़ी भी एसिडिक है, टोमेटो जूस भी एसिडिक है, ऑरेंज जूस भी एसिडिक है। अब 7 डिस्टिल वाटर, सी वाटर, डिस्टिल वाटर न्यूट्रल है, सी वाटर बेसिक आ जाएगा, बेकिंग सोडा बेसिक, मिल्क और मैग्नीशियम बेसिक, अमोनियम सॉल्यूशन बेसिक, सोपी वाटर बेसिक, ब्लीच बेसिक। तो ये सब तो नहीं पूछे एग्जाम में, ये तो समझाने के लिए था। एग्जाम में जो पूछेगा आपको ये सब पूछेगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। देखो HCl की ये याद रखना, इस चार्ट पूरा याद रखना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिड होता है उसमें, 0 कितना दिखा रहा है, 0। एस्टोमिक एसिड कितना होता है, एस्टोमिक एसिड में 1 दिखा रहा है आपको। ठीक है, जो पहले देखा हमने जठर रस 1 से 1.5 को समथिंग इस तरह से रहता है। लेमन जूस का 2 है, विनेगर का 3 है, सब एसिड है। ऑरेंज 3.5 है, सोडा ग्रेप्स 4 है, सावर मिल्क खट्टा मिल्क 4.5 है। फ्रेश मिल्क क्या होता है, फ्रेश मिल्क भी हमारा एसिड होता है, फ्रेश मिल्क हमारा एसिड होता है, याद है। ह्यूमन सलाइवा 6 to 8 है, यानी कि 6 से 8 के बीच में लाया, या तो कभी कभी हाईली एसिडिक भी हो सकता है या हाईली बेसिक भी हो सकता है। प्योर वाटर डिस्टिल वाटर 7 है। टोमेटो जूस एसिड है। ब्लड प्लाज्मा याद रखो 7.4 होता है। एग वाइट पार्ट 8 होता है, सी वाटर 8 होता है, सब बेसिक है। बेकिंग सोडा 9 है। एंटी एसिड क्या होते हैं, एंटी एसिड जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे इनोम कहते हैं, जो एसिडिटी को खत्म करता है उसको एंटी एसिड कहते हैं। एंटा मतलब उल्टा, एसिडिटी के उल्टा, क्योंकि ये बेस है। अमोनिया वाटर 11 है, लाइम वाटर 12 है, ड्रेन क्लीनर 13 है। काउस्टिक सोडा क्या है, 14 है, याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह सबसे ज़्यादा, 14 मतलब यहाँ पे लाकर, 14 मतलब यहाँ लाकर, तो सबसे ज़्यादा बेसिक है ये। मिल्क और मैग्नीशिया यही एंटी एसिड है, मिल्क और मैग्नीशिया भी एंटी एसिड है जो इनो में रहता है। कॉपी 5.6। अब चार्ट एक बार पढ़ लेना, मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ जनरली। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल गया था। बाकी वैल्यू जो मैंने बताया बातें सारे याद रखने, आपको सब कुछ पूछा जाता है, उठा के सीधा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हल्के मत लेना। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म। अब एसिड बेस का रिएक्शन देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे। पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा फिर आऊँगा। आप मार्क कर सकते हो, ऑप्शन ए सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। क्या बनाता है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाता है, ईस्टर बनाता है, अल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग समझते हैं क्या है, उसके बाद इसको भी आएंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहले हम समझते हैं, मैं हिंदी में भी आप लोग के लिए रखा हुआ है। ठीक है,
हिंदी में न्यूट्रलाइजेशन को न्यूट्रलाइज याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन को हिंदी में निष्प्रभावीकरण कर, बस ये टर्म याद रखो, बाकी सब याद रहेगा। अम्ल एसिड पता है, क्षार बेस पता है, को नमक को सॉल्ट कहते हैं, लवण यानी कि सॉल्ट, ठीक है, जल आपको पता है। बस ये दो चार नाम याद रखो हिंदी में, और पीडीएफ में तो मैं दूंगा ही, अब पढ़ लेना। मैं समझा देता हूँ निष्प्रभावीकरण, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड बेस को हम रिएक्ट करते हैं साथ में तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस रिएक्ट होगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। जैसे हम यहाँ पे देते हैं कि एसिड HCl एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो NaCl नमक बना और पानी पार आ गया। देखो नमक प्लस पानी, ठीक है, लवण प्लस पानी, क्या बना, लवण प्लस पानी। अब कुछ इंपॉर्टेंट जैसे इसेंशियल आयोनिक रिएक्शन क्या है। जो एसिड होता है हमारा H प्लस आयन देता है, एसिड हमारा H प्लस आयन देता है, और जो हमारा बेस होता है OH माइनस आयन देता है, तो दोनों मिलकर H2O बनाते हैं। इतनी ईजी कंसेप्ट है, याद रखना सब जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, ये याद रखो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी दिख जाते हैं आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। इसका pH क्लोज टू 7 होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहा तो न्यूट्रल की ओर भाग रहा है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, अब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जैसे एसिडिक बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, pH लेस देन 7 होगा। अब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रहा, वीक एसिड रहा और स्ट्रॉन्ग बेस रहा, तो जैसे बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक की ओर बनेगा, pH ग्रेटर देन 7 होगा। ईजी है एकदम, बिल्कुल आसान है। कुछ हमने इंडिकेटर लगाए यहाँ पे, वो देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चन सारे से जो मैंने यहाँ पे लिया सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हल्के में तो बिल्कुल लेना ही मत, ठीक है। इंडिकेटर्स कुछ है। लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर हम कभी लिटमस पेपर को भी पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे एसिड का काम देख लो। लिटमस क्या करता है, एसिड को अगर ब्लू है, लिटमस पेपर ब्लू है तो ब्लू टू रेड कलर को चेंज कर देगा, और बेस क्या करता है, रेड से ब्लू कर देता है। फेनोलेप्थिलीन कलरलेस होता है, एसिड में कलरलेस होगा, याद रखना एसिड में कलरलेस होगा, पिंक हो जाएगा, बेस में पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, रेड इन एसिड होता है और येलो इन बेस होता है। ये चार सारी चीज़ें याद रख। लिटमस क्या देखा हमने, एसिड में क्या ब्लू टू रेड चेंज हो जाएगा और बेस रेड टू ब्लू कर देता है। फेनोल्फिलिन में क्या देखा, फेनोल्फिलिन में ये देखा कि कलरलेस इन एसिड होता है, पिंक इन बेस होता है। मिथाइल ऑरेंज में रेड इन एसिड है और येलो इन बेस है, याद रखना। और एक बात मैं इससे बताता हूँ फेनोल्फिलिन से रिलेटेड, 2000 रुपये की नोट देखा ना, पिंक कलर का रहता है, उसमें फेनोल्फिलिन मिलाया जाता है, ठीक है, पिंक, क्योंकि बेस में वो पिंक हो जाता है। फिर यहाँ पे आप देखें डेली लाइफ एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटी एसिड क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अभी बताया मैं, जिसकी क्या थी pH 10 थी, इसकी pH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज एक्सेस, अब क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस एस्टोमिक, एंटा है, एसिड बने उसको खत्म कर देगा, ठीक है। अपडेटिंग एसिडिक सॉइल, अब एसिडिक सॉइल अगर हो गया है, सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो क्या यूज करते हैं, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो देखो क्या करते हैं, ट्रीटिंग एसिडिक सॉइल विथ क्विक लाइम या सेलेक्ट लाइम मिलाएंगे। क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO, चूना और बुझा चूना, चूना ये बुझा चूना है सेलेक्ट लाइम, और चूना क्या है, क्विक लाइम। अब बात करें टूथपेस्ट में तो माइल्डली बेसिक होता है, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रलाइज करता है एसिड प्रोड्यूस बाय ओरल बैक्टीरिया, जो मुंह में बैक्टीरिया हो जाते हैं जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है। सेम फॉर यहाँ पे हिंदी में है आपका, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने बताया, ठीक है, वो इक्वेशन आप समझ गए होंगे, मैं हिंदी टर्म देख लेता हूँ। परवल अम्ल परवल क्षार बेसिक आप समझ, एंटी एसिड यहाँ पे मैंने बताया, ये इसे दिखा देता हूँ मैं सिर्फ आपको। इंडिकेटर्स फेनोलेप्थिलीन अम्ल में रंगीन होता है, ठीक है, क्षार में गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें, अम्ल में लाल होता है, क्षार में पीला होता है, ठीक है। एंटी एसिड मैंने बताया। अब यहाँ पे देख लो इस चीज़ को, अम्लीय मिट्टी का उपचार चूना या बुझा चूना से, टूथपेस्ट में क्या हल्का क्षार ही होता है ताकि जो बेसिक एसिडिटी है उसको खत्म कर सके। तो ये था क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेनेशन। अब क्वेश्चन यहाँ से निकल गया मेरा, क्या बनाता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। वही ये H+OH आयन मिला के H2O बनाया। एसिड क्या देता है, H+ आयन, बेस क्या देता है OH माइनस, अम्ल H+ आयन देता है, अम्ल H+ आयन देगा, OH माइनस बेस देगा। सॉल्ट डिपेंड्स ऑन एसिड और बेस पे डिपेंड करता है, किस तरह से सॉल्ट कितना बेसिक है कितना एसिडिक है उस पर बनेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हैं।
विनेगर में क्या होता है, सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं मानता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कि वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या है कि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो मुझे बताना ही पड़ेगा। विनेगर में क्या होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, जिसमें विनेगर क्या कहते हैं, सिरका जिसे आप कहते हैं, सिरका, ठीक है। लेमन में क्या है, साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। ऑरेंज में भी साइट्रिक अम्ल होता है। टेमरिंड में क्या होता है, इमली में क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, याद रखना। एंड स्टिंग में, चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। सेब में, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड। मिल्क में क्या होता है, दूध खट्टा होता है तो लैक्टिक एसिड आ गया, ठीक है, लैक्टिक अम्ल। ये सब चार्ट एक बार देख लेना पीडीएफ से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तो स्पीड चलेंगे, ठीक है। एक्रोस ए पीरियड लेफ्ट टू राइट, पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, परमाणुक त्रिज्या क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कांस्टेंट होती है, रैंडम होती है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, अनियमित रहती है। पहले से रिलेटेड कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप आऊँगा। ये हमारा पीरियडिक टेबल, ये है हमारा ग्रुप। 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड। ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं, और पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो ये पीरियड देखेंगे लेफ्ट टू राइट जाएगा, ये डाउनवर्ड्स ग्रुप जाता है, ठीक है। ये बस इतना मैं समझा रहा हूँ, अभी उतना देख लो, फिर यहाँ पे मूव करेंगे हम लोग। कौन घटता है कौन बढ़ता है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हमने पीरियड देखा ऐसे, डाउनवर्ड ग्रुप देखा, पीरियड ऐसे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप ऐसे, ठीक है। हम सिर्फ एक को याद रखेंगे, आप याद रखना, जो भी होगा ग्रुप में उसका उल्टा होगा पीरियड में। तो एक चीज़ को याद रखेंगे हम, ग्रुप को, पीरियड ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा। अब पहले देखते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस देखते हैं डाउन द ग्रुप। ग्रुप में जाता है तो क्या होता है, ग्रुप में जा रहा है तो सेल इंक्रीज करे, जैसे कि के सेल हो गया, फिर एल सेल हो गया, फिर एम सेल हो गया, फिर एन सेल हो गया। ये सब किसी, अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो उस टॉपिक को कमेंट करना, मैं उससे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स रिफ्लेक्शन से लाइट शिफ्टर से बनाने वाला हूँ, ठीक है, अभी फिलहाल। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप। अगर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो पीरियड में डिक्रीज होगा, उल्टा मैंने बताया। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करते डाउन द ग्रुप। आयोनाइजेशन की एनर्जी क्या होती है, अब मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर है और यहाँ पे है, अगर सामने रहा, न्यूक्लियस के सामने रहा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मुश्किल हो जाता है। अगर जितना दूर रहा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। जो एनर्जी, वो एनर्जी जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो वो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कम होगी। सेल अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, तो डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो पीरियड में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन आसक्ति, सब आयनीकरण ऊर्जा मैंने लिख दिया यहाँ पे, सब इलेक्ट्रॉन आसक्ति क्या होती है सब लिख दिया है। हम सिर्फ ग्रुप को देंगे, डिक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है। अब सेल हमने देखा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की शक्ति। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नीचे आते हैं, तो गेन करने की शक्ति जाहिर सी बात है कम होगी, और ये डिक्रीज होगा तो पीरियड में इंक्रीज होगा, बिल्कुल ईजी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये याद रख लो आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप हमारा ज़्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप घटती है तो अब क्या होगा, पीरियड में बढ़ेगी, सीधा सीधी। अब मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज इंक्रीज करने का मतलब, इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट हो रहा है तो मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, सेल बढ़ते रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से सेल, जैसे इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा न्यूक्लियस, हाँ हाँ न्यूक्लियस से, तो इसके आज इसे और आसानी से डोनेट कर सकते हैं। अगर डोनेट कर सकते हैं, डाउन द ग्रुप ज़्यादा डोनेट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, तो जैसे मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रही है। जब डोनेट करेंगे तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगी। अब वो इंक्रीज हो रही है मेटालिक करेक्टर, तो समझो मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो पीरियड क्या, एक से पीरियड डिक्रीज होगी। नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगी, जाहिर सी बात है अगर मेटालिक करेक्टर धात्विक गुण अगर बढ़ रही है तो हमारा अधात्विक गुण जो होगा वो घटेगा, बिल्कुल ईजी है, याद रखना, ठीक है। मेटालिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको समझ में आ गया होगा, याद रखो इसे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डाउन ए ग्रुप डिक्रीज करती है और एक्रोस पीरियड इंक्रीज करती है, याद रखना एक्रोस पीरियड। आपको जैसे बस समझ रहा हूँ मैं, थोड़ा स्पीड हो रहा है, लेकिन आप लोग बार बार वीडियो को देखना, पीडीएफ को रिवाइज करना, जहाँ नहीं आएगा बार बार समझने की कोशिश करना, ठीक है। हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो
तो क्वेश्चन ये बताया एटॉमिक रेडियस क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। हमने क्या बताया एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो क्या होगा लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या होगी, डिक्रीज होगी, घटती है, याद रखना आप। यहाँ पे देखो वही एक्सप्लेनेशन है, देखने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ यहाँ पे समझा दिया, ये आप लोग देख लेना, मैंने एक लाइन में सब कुछ बता दिया। एक्रोसिव पीरियड जैसे कि डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ रही है, आयनाइज एनर्जी घट रही है, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रही है, तो ये आप लोग याद रखा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, एक लाइन में मैंने आपको बता दिया, समझ के एक बार इसे आप लोग देख लेना। फिर अब देखो कुछ आपको 30 तक याद रखना है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 30 तक याद रखना है यार, एवरेज नहीं रहना है, एवरेज वाले 20 तक याद रखते हैं, आप 30 तक याद रखो, पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखो, आगे निकलना। तो हाइड्रोजन की 1 होती है, हीलियम 2, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6 याद रखना, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 9 है, नियोन 10 है, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, इस तरह से 30 तक है। आप पीडीएफ से पूरा का पूरा 30 तक आपको याद रखना है, ये मैं बताने वाला नहीं हूँ। जिंक 30 है, कॉपर 29 है, निकल ये सब पूछता है, कोबाल्ट 27 ये सब पूछता है, ठीक है, आयरन 26, मैग्नीज 25, मैग्नीज 25 इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है, तो आप लोग याद रखना है। बाकी पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे बढ़ते जाएंगे सेट्स में, वैसे वैसे देखते रहेंगे। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड, ऑक्सीडेशन कैसे डिफाइंड होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या, रिडॉक्स रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन का गेन होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है, उम्मीद आप लोग मार्क कर रहे होंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, क्या है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्या है, आप याद रखना, मैंने 2-4 बातें यहाँ पे लिख के रखी है याद। ऑक्सीजन मतलब क्या, पहला याद रखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अब जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन जाएगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, याद रखना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिससे हमें सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगी, ठीक उसके उल्टा रिडक्शन होगा, ठीक है, ठीक ऑक्सीडेशन के ठीक उल्टा रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होगा, अब उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब उसमें क्या होगा रिडक्शन में, हम वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे, इसमें ऑक्सीजन छोड़ेंगे, रिमूवल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन उसमें छोड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करेंगे, याद रखना, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में क्या देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में तो पहले याद रखो ऑक्सीजन ऐड होगा, पहले सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन ऐड होगा, तो रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड नहीं होगा, तो क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन बाहर जाएगा, उसमें ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ऑक्सीकरण में, ठीक है, और इसमें गेन होगा रिडक्शन में। अब यहाँ पे उसे क्लोरीन रिड्यूस्ड हुआ है। रिडॉक्स रिडक्शन क्या होता है, इसमें दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, उसको रिडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होते हैं, ऑक्सीकरण और रिडक्शन को क्या कहते हैं, अपचयन, ठीक है, जो दोनों साथ साथ होते हैं उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। यहाँ पे देख लो आपने, मैं दिखा दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड एन 2+ हो जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अब +2 देख के आप ये मत समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, नहीं, +2 चार्ज हम तब जोड़ते हैं जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, मतलब कुछ डोनेट किए और हम पॉजिटिव चल गए, मतलब होता है ना कि एक इंसान ने कुछ डोनेट किया है और वो अपने आप में अच्छा महसूस कर रहा है, तो ऐसे याद रख लो, +2 हुआ मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो Cu यहाँ पे Zn क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और Cu देखो Cu2+ से Cu हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो हो गया क्या, रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे गेन हो रहा है, क्योंकि 2+ मतलब किसी से लिया था वो, अब फिर वापस से दे दिया, ठीक है, याद रख लेना। रिडॉक्सेशन में दोनों होता है। यहाँ पे ट्रिक मैंने बता दिया है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जोड़ो इलेक्ट्रॉन छोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो इलेक्ट्रॉन छोड़ो, अपचयन रिडक्शन में ऑक्सीजन छोड़ो और इलेक्ट्रॉन जोड़ो। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है क्या, ये NaHCO3 Na2CO3.NH2 और CSO3, इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का, बिल्कुल इजी, Na2CO3.10H2। याद रखना 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वॉशिंग सोडा में, 10 वाटर मॉलिक्यूल, वॉशिंग सोडा में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, याद रखना, पूछा जाता है कभी कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10। कुछ फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, देखो ये देख लो पहले, वॉशिंग सोडा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट करने मतलब 10 जलीय रूप है, Na2CO3। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3,
ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaCO3। कुछ फॉर्मूला मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ, आप यहाँ पे देखो। इससे आने से पहले मैं कन्वर्जन बताने से पहले जो हिंदी इंग्लिश में लिख के रखा कुछ फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला रोज ऐड करूँगा, मैंने थोड़ा सा ही लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं एक ही दिन में बता दूंगा तो फिर आपको याद नहीं होगा, मैं रोज रिवाइज कराते जाऊँगा, देखते जाऊँगा। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl को कहते हैं, ठीक है। ये स्टोमक में भी होता है, जो गैस्ट्रिक जूस तब से पढ़ रहे हैं जिसके pH एसिडिक होते हैं, pH 1 से 1.5 के बीच में रहती है, वो स्टोमक में होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। डाइजेशन फूड में काम आता है, वो HCl ही होता है, एक्चुअली में HCl ही होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को कहते हैं, यहाँ पे लिख कर रखा। ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। कार बैटरीज में, डिटर्जेंट्स में, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। एसिडिक एसिड विनेगर को कहते हैं, याद रखना। साइट्रिक एसिड लेमन और साइट्रस फ्रूट में रहता है। सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन सॉल्ट। बेंजोइक एसिड है जो फूड प्रिजर्वेटिव में आता है, फूड को बचाने के लिए काम आता है। सोडियम कार्बन अभी देखा हमने, NO2CO2.10H2O, ठीक है। फिर नाइट्रिक एसिड अमोनियम नाइट्रेट। तो फॉर्मूला मैं PDF में दे दूंगा, अब स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, सारा याद रखना है। जैसे पूछते हैं क्या किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहते हैं, तो H2SO4 को कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रोल भी इसी को कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल भी इसी को कहते हैं, बाकी सब लिखा हुआ है। बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव में काम आता है। वॉशिंग सोडा मैंने बताया, कॉमन सॉल्ट EG है, ठीक है। और भी फॉर्मूला मैं ऐड करते जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं देखो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख के रखा है। कन्वर्जन ऑफ क्विक लाइम, चूना और बुझा चूना। चूना को फिर देखो, कन्वर्जन ऑफ क्विक लाइम टू सिलेक्ट लाइम और सिलेक्ट लाइम टू कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूना को बुझा चूना में कैसे कन्वर्जन होता है और बुझा चूना को कैल्शियम कार्बोनेट में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो कैल्शियम क्विक लाइम का फॉर्मूला आता है CO, जब उसको पानी में मिलाते हैं ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी कि चूना बुझा चूना बन गया पानी के साथ रिएक्ट होकर। अब जो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, सीधा सीधा लिखा चूना प्लस पानी बुझा हुआ चूना, चूना प्लस पानी बुझा हुआ, चूना प्लस पानी बुझा हुआ चूना। अब जो ये है बुझा हुआ चूना हमारा COOH2 है, इसको CO2 में पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पास करेंगे तो बन जाएगा COCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो बुझा हुआ चूना सिलेक्ट लाइम, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम का क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब CO2 जोड़ रहे हैं उसमें, इस COOH2 में जो बुझा हुआ चूना है कैल्शियम क्विक लाइम, ये जो सेलेक्ट लाइम है हमारा, ठीक है, बुझा हुआ चूना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जा रहा है, याद रहेगा, ठीक है, एकदम ईजी है। देख लो फिर से एक बार बताता हूँ। क्विक लाइम में पानी मिलाएं तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिलेक्ट लाइम बन गया जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, चूना प्लस पानी बुझा हुआ चूना, ठीक है। क्विक लाइम प्लस H2O सिलेक्ट लाइम। फिर सिलेक्ट लाइम में CO2 गैस पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट लाइम में बुझा हुआ चूना में कार्बन कौन पूछ देता है, कार्बन कौन सा गैस पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, तो याद रखना आपको CO2 गैस पास करेंगे, ईजी है, मैंने लिख के रख दिया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, पूछा जाता है वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वो दूधिया क्यों दिखने लगता है, ठीक है। वो जो CaCO3 है एक प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो क्यों दिखने लगता है, उसमें CO2 गैस पास करने के लिए, याद रहेगा आपको, CO2 गैस पास करते हैं। जब CO2 को चूना पानी से पास करते हैं तो CaCO3 अघुलनशील है, ठीक, अघुलनशील है ये। अब देखो ये NCERT ये कहते हैं NTPC एग्जाम में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। अब क्या हो रहा है, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है उसको वापस से, ये अघुलनशील है जो क्या अनसोल्यूबल है, ठीक है, इसको अघुलनशील है तो उसको कैसे फिर से वापस कैसे कर सकते हैं, घुलनशील कैसे बना सकते हैं। तो जो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट बना उसमें पे देखो इफ एक्सेस CO2 का पास कर देंगे तो मिल्की सॉल्यूशन क्लियर गेन्स बिकॉज अगेन वापस से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, CaSO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। फिर से एक बार देख लो, अगर वापस से वहीं पे लाना है तो एक्सेस CO2 पास करेंगे। बुझा हुआ चूना में क्या कहते हैं, CO2 ऐड किया था, अब वो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, अब कैल्शियम कार्बोनेट वापस से पास करें, एक्सेस CO2 पास करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, क्या, ठीक है। अब वो जो होगा ना वो सोल्यूबल होगा, ठीक है, वो सोल्यूबल मतलब घुलनशील होगा, अघुलनशील नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये देख लिया हमने फर्टिलाइजर से। अब देखो इसमें DAP प्राइमरी सप्लाई, DAP प्राइमरी क्या सप्लाई करता है, नाइट्रोजन फास्फोरस या फिर पोटासियम, P ओनली, NNP या फिर K, ठीक है। इसे रिलेटेड कंसेप्ट देखते हैं फिर आएंगे यहाँ पे। तो देखो DAP क्या होता है, DAP होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन फॉस्फेट, देखो ये DAP नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इसमें रहता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। एक फर्टिलाइजर ये हो गया। दूसरा फर्टिलाइजर MOP है, MOP KCl लिखा है मैंने बगल में, मतलब पोटेशियम क्लोराइड होता है,
इसे म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, हिंदी में देख लो तो म्यूरेट ऑफ पोटास ही कहेंगे, याद रखना आप। इसमें KCl होता है, KCl याद रखो, पोटासियम क्लोराइड होता है। DAP में क्या हो गया, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, इसमें पोटासियम क्लोराइड होता है। यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, DAP कंटेन्स नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस। सब KCl किस में था, MOP में क्या था, KCl पोटासियम क्लोराइड था, और यूरिया में क्या था, यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन था। बिल्कुल लीजिए, याद रख लेना, इसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन याद रख। क्वेश्चन नंबर 16, राइबोसोम्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फोटोसिंथेसिस में, बी प्रोटीन सिंथेसिस में, लिपिड स्टोरेज में, डी रेस्पिरेशन में। तो राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम मुख्यतः किसके उत्तरदायी होते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन बना, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में आते हैं काम, याद रखना। इससे रिलेटेड फैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट हो तो मैं देख लेता हूँ। देखो राइबोसोम, अभी राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है ना, देखो राइबोसोम ट्रांसलेट, ये mRNA को पॉलीपेप्टाइड्स में ट्रांसलेट करता है। ये mRNA क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है, देखेंगे हम किसी टॉपिक पे, लेक्चर पे देखेंगे, क्वेश्चन पे नहीं देखेंगे, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेक्चर आधा घंटे का उस पर बनेगा। फाउंड इन फ्री साइटोप्लाज्म, यहाँ पे देखो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये रफ ER में बनता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, याद रखना, रफ ER पर पाए जाते हैं, या साइटोप्लाज्म में मुक्त होते हैं, ठीक है। फाउंड इन फ्री साइटोप्लाज्म में होते हैं या फिर रफ ER में पाए जाते हैं, याद रखना। रफ ER तो एकदम याद रखो आप, उससे रिलेटेड कुछ मैंने पॉइंट लेके रखे, याद रखो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, दोहरी झिल्ली वाला अगक होता है, दोहरी झिल्ली वाला, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है। इसमें क्रिस्टे फाइंड होता है। क्रिस्टे क्या है, अब देखो मैंने क्रिस्टे लिख के रखा है, क्रिस्टे वर्ड याद रखना, क्रिस्टे हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए याद रखना, क्रिस्टे वर्ड। अब क्रिस्टे क्या है, देखो यहाँ पे, ये है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये जो मूव, ये जो देखो, ये जो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो फोल्डेड पार्ट है, ये फोल्डेड जो है उसे ही क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है, याद रखना। जो यहाँ पे बनी हुई है, देखो यहाँ पे बनी हुई है, जो यहाँ पे बनी हुई है, ये है, ठीक, क्रिस्टे। दोहरी झिल्ली वाला होता है, डबल ऑर्गेनल होता है, सब किसके लिए देख रहे हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, ठीक है। राइबोसोम मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो बनाया है, रफ ER में तो होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। अभी देखो ये जो था ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बता रहा हूँ मैं, देखो ये कारण क्या बताने, ये जो होता है, देखो कंटेन इट्स ओन DNA राइबोसोम, राइबोसोम आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिल जाएगा, रफ ER में मिल जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसे ऐड किया स्लाइड को, ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दिखा दिया आपको। कहने का मतलब देखो, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कंफ्यूज ना, इसे ये ना समझ लो राइबोसोम, इसलिए मैंने दिखा दिया। तो ये दोहरी झिल्ली वाला होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड, और उसे क्रिस्टे कहते हैं। ये ATP प्रोडक्शन में काम आता है, ATP प्रोडक्शन, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका खुद का DNA राइबोसोम होता है, ठीक है, खुद का DNA राइबोसोम होता है। डिस्कवर्ड किया था एल्वे वॉन क्लियोर ने, ठीक है। अब देखो ये ATP फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये जब रेस्पिरेशन होता है, जब हमारा ब्रेकडाउन होता है किसका, ग्लूकोज का, तब 6CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है, एनर्जी बनता है, ऑक्सीडेशन, हमारा ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जब सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देखेंगे, तब यहाँ पे बनता है एनर्जी। एनर्जी क्या, ATP। तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, इसमें इसका खुद का DNA और राइबोसोम होता है। इसलिए मैंने बताया कि राइबोसोम सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, लेकिन DNA का भी खुद का, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA और राइबोसोम होता है, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन D डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन काउज, विटामिन D डिफिशियंसी क्या होता है, बेरी होता है, स्कर्बी होता है, रिकेट्स होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो वो क्या होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन D से कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। यहाँ पे देखो विटामिन D, अगर बच्चों में रिकेट्स होता है, वहीं बड़ों में होगा कोई विटामिन D से रिलेटेड बीमारी, तो उसको ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं, रिकेट्स बच्चों में होता है। अब देखो
ये बात समझ में आ गई आपको। रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमेलेसिया एडल्ट में होता है, विटामिन डी के ही कमी से होता है। वाटर सोल्यूबल, अब यहाँ पे वाटर सोल्यूबल है, विटामिन के बारे में पढ़े। जो बीसी है, बीसी, अब बीसी याद रखो ना, सिर्फ वाटर सोल्यूबल है, बाकी जितने ए डी ई क्या है वो फैट सोल्यूबल होंगे, ठीक है। जल में घुलनशील बीसी है, वसा में घुलनशील ए डी के है। कुछ विटामिन मैंने आप लेके लिख के रखा है, मैं चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार देख लो। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं, उससे ऑस्टियोमेलेसिया हमने देखा। ई को टोकोफेरोल कहते हैं, इनफर्टिलिटी आता है, बांझपन आता है। के को फिलेल्यूकिन कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग में काम होता है विटामिन के, रक्त को थंका बनाने के लिए, ठीक है। फिर देखो विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं, ये बेरी बेरी डिजीज से काउज होता है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, क्रैक्स होता है लिप्स में इसके कारण, ओंठ फटना, ठीक है, ओंठ फटना। फिर देखो आप सारा विटामिन में लिख के रखा है, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग के लिए। विटामिन बी3 नियासिन कहते हैं, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होता है, सब वाटर सोल्यूबल तो मैंने बता दिया। इससे 3D डिजीज होता है, पेलेग्रा कहते हैं या 3D। 3D डिजीज क्या क्या है, पेलेग्रा या त्वचा रोग, जैसे कि डर्माटिटिस यानी त्वचा रोग, डायरिया, 3D मतलब डर्माटिटिस, डायरिया या डिमेंशिया, त्वचा रोग, दस्त और स्मृति दोष। B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं, इससे एनीमिया होती है। B9 को फोलिक एसिड कहते हैं, इससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। देखो B6 पैराडॉक्सिन एनीमिया हुई, B9 फोलिक एसिड का मेगनोब्लास्टिक एनीमिया हुआ। B12 होता है क्या, साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम साइनोकोबालामिन है। इससे परनीसियस एनीमिया होती है, घातक एनीमिया होती है परनीसियस एनीमिया, याद रखो क्या, परनीसियस एनीमिया। तीनों को भी समझ लो। B6 क्या था, B6 हमारा था पैराडॉक्सिन, इससे एनीमिया हुई। B9 क्या हुआ, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हुआ फोलिक एसिड का। और B2 को साइनोकोबालामिन नाम है इसका, इससे परनीसियस एनीमिया। तीनों याद रखना लाइन से लाइन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्लड से क्वेश्चन है कुछ। WBC और प्राइमरी इन्वॉल्व, WBC किस में इन्वॉल्व होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स है, किस में, ऑक्सीजन के वहन में, प्रतिरक्षा में, थक्का बनाने में, हार्मोन वहन में, ठीक है। तो इसमें किस में काम होता है, इम्यूनिटी में, प्रतिरक्षा बनाने में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो वो ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, WBC को पहला नाम ल्यूकोसाइट्स याद रखो, ठीक है। ये क्या होता है, डिफेंड करता है अगेंस्ट पैथोजन, जो बीमारी आता है उससे बचाता है, इम्यूनिटी रक्त प्रदान करता है हमें। प्लेटिलेट्स क्या करते हैं, प्लेटिलेट्स यानी कि क्लॉट करते हैं ब्लड। RBC क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं बाय हेमोग्लोबिन, ठीक है, मतलब कि हेमोग्लोबिन में बाइंड होते हैं ऑक्सीजन, और RBC में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन बाइंड होके जाता है। ऑक्सीजन का ट्रांसफर किसका काम है, और हेमोग्लोबिन का काम है, जो RBC में रहते हैं। इस रेशियो आप एक बार देख लो, 600 RBC होगा तब 1 WBC और 40 प्लेटिलेट्स होंगे, ठीक है। 600 RBC, 1 WBC और 40 प्लेटिलेट्स याद रखना। प्लेटिलेट्स थक्का बनाने में काम आते हैं। RBC हेमोग्लोबिन से O2 वहन करता है, याद रखना, ठीक है। और ये जो मैंने बता दिया ल्यूकोसाइट्स किसे WBC को कहते हैं, वो इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करता है, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा और कुछ मैंने लिख के रखा है आप लोग के लिए। लेक्चर बड़ा लंबा हो रहा है लेकिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना आप लोग। तो RBC को क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। RBC की लाइफ स्पेन 120 दिन होती है। यहाँ पे देखो मैंने ऑक्सी हेमोग्लोबिन लिख के रखा है, ये क्या करता है कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या, क्योंकि इसको ऑक्सीजन कैरी करता है हेमोग्लोबिन। अब जो एक ऑक्सीजन होता है ना, समझो बात को, एक जो हेमोग्लोबिन होता है वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो ईच हेमोग्लोबिन बाइंड 4 ऑक्सीजन, याद रखना। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं जो लिख के रखा है यहाँ पे। डिफिशियंसी से अनीमिया होता है। फॉर्मेशन इसका बोन मेरो में होता है, ठीक, अस्थि मज्जा में। फॉर्मेशन कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स नाम इसका, एरिथ्रोसाइट्स था। इसके याद रखो कि इसका फॉर्मेशन याद रखो, इसका फॉर्मेशन वही बोन मेरो में ही होता है, ठीक है। ये किससे काम आता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वीक इम्यूनिटी से हमें बचाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स याद रखो, याद रखना। RBC जो है डाइज कहाँ करती है, स्प्लीन में मरती है, ठीक, याद रखना। RBC स्प्लीन में डाई करती है, जिसे हम पिलिहा कहते हैं, पिलिहा स्प्लीन में डाई करती है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहते हैं, याद रखना। प्लेटलेट्स की बात करें, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं इसमें, 7 से 10 दिन इसमें फॉर्मेशन लाइफ स्पेन इसकी है। इससे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, डिसऑर्डर किसी और लेक्चर में देखेंगे। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का जमाने में। क्वेश्चन नंबर 19, स्टोमाटा रेगुलेट में, स्टोमेटा क्या रेगुलेट करता है, जो रंध्र होती है, रंध्र पत्तों में होती है रंध्र ना, वो क्या रेगुलेट करता है, मिनरल अपटेक करता है, ट्रांसपेशन एंड गैस एक्सचेंज करता है, फ्लावरिंग करता है, सीड फॉर्मेशन यानी खनिज का अवशोषण करता है,
वाष्पोत्सर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस पे देखने वाले हैं। विनिमय करता है, गैस विनिमय होता है, पुष्पन होता है, फ्लावरिंग होता है, बीज निर्माण होता है। तो इससे पहले रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। पहले मैं दिखाता हूँ स्टोमेटा क्या है। ये स्टोमेटा है। रंध्र, रंध्र क्या है, जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, तो उसी में गैस का एक्सचेंज भी होता है। मतलब वो क्या करते हैं, प्लांट CO2 लेते हैं, वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, O2 बाहर निकलते हैं, इसे गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, और इससे ट्रांसपिरेशन भी होता है। ये ट्रांसपिरेशन मतलब पानी को भी बाहर निकालता है। पानी को ऐसे ऐसे क्या है कि जैसे मैंने भी मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है कोई, ठीक है, पेड़ है कोई। अब ये क्या करे, ट्रांसपिरेशन के थ्रू ना ये पानी को ऊपर खींचता है और पत्तों से बाहर निकालता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन से वो पानी, पूछे वाष्पीकरण से क्या होता है, जो यहाँ पे मैंने आपके लिख के रखा है, देखो फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, तो हिंदी वाले ध्यान देंगे। ठीक है, तो गैसेज एक्सचेंज यहीं हो गया, गैसेज एक्सचेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या होता है हमारा, और फिर पानी को मैंने बताया जैसे पानी नीचे से ऊपर तक ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही लेके जाता है और पत्तों से रिलीज करता है। दो काम हुआ, पानी को रिलीज करना हुआ और गैस का एक्सचेंज करना हुआ। ये रंध्र का काम होता है स्टोमेटा का, याद रखोगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। गार्ड सेल, उसमें गार्ड सेल्स होते हैं जो बाहर बने हुए हैं ना, गार्ड सेल्स होते हैं, दो गार्ड सेल्स होते हैं, जिसे मैं दिखा देता हूँ। ये जो बाहर बने हुए गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं, दो गार्ड सेल्स होते हैं, बीन शेप्स में गार्ड सेल। रक्षक कोशिकाएं रंध्र खोल बंद कर जल का वाष्पोत्सर्जन करती है। मैंने बताया ट्रांसपिरेशन क्या हो, जो पानी को ऊपर खींच के लिप के थ्रू, पोर्स के थ्रू रिलीज करता है, उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसमें CO2 और CO2 लेता है, O2 बाहर छोड़ता है, जो O2 हम लोग लेते हैं। ठीक है, आप लोग देखना, वाष्पोत्सर्जन मैंने बता दिया, वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। या क्वेश्चन बने हैं ट्रांसपिरेशन से, पूछा गया है कि पानी को जड़ से ऊपर कैसे खींचता है कोई, किस प्रोसेस से जो प्लांट है पानी को ऊपर खींचता है, तो ट्रांसपिरेशन से खींचता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्ट, इंपॉर्टेंट है भाई, मजाक मत लेना, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का डे का, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिल्ट्रेशन इन नेफ्रॉन ऑकर सेट। फिल्ट्रेशन इन नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन पार्ट है किडनी के, ठीक, किडनी की एक यूनिट है नेफ्रॉन, उसमें होते हैं बोमेन्स कैप्सूल। तो नेफ्रॉन में जो, ठीक है, नेफ्रॉन में छनन कहाँ होता है, नेफ्रॉन में छनन बोमेन्स कैप्सूल में होता है। ब्लड की फिल्ट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है, ब्लड की फिल्ट्रेशन की। तो नेफ्रॉन पार्ट है किडनी के स्मॉलेस्ट यूनिट की, ठीक है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन के अंदर बोमेन्स कैप्सूल होता है, और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुल्स होते हैं। अब ये समझो बात को, किडनी देखें, उसके अंदर होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर क्या है, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुल्स आपको दिखेंगे। ठीक है, ग्लोमेरुल्स आपको दिखेंगे, तो उसी में क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्राफिकेशन ऑकर सेट ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स इनटू बोमेन्स कैप्सूल फर्दर रीऑब्जर्वेशन लॉन्ग, फिर से वापस रीऑब्जर्वेशन ट्यूबल्स में होते हैं। क्या होते हैं ये जो कंसेप्ट है, मैंने ये देखो, ये मेरा किडनी है, ये किडनी वाला चैप्टर हम, ये देखो यूरेटर है, ठीक है, यूरेटर है, यूरेटर है, किडनी है, ब्लाडर है, यूरेथ्रा है, ये बोमेन्स कैप्सूल है यहाँ पे, ठीक है, ये उसमें ग्लोमेरुल्स है प्रेजेंट है। ये नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है पूरा। तो ये किडनी में सोच रहा हूँ टॉपिक बनाने की, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक टॉपिक बनाने के लिए मैं सोच रहा हूँ इससे रिलेटेड एक वीडियो इससे बना दूँ। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की अलग से वीडियो भी आएंगे आपके लिए। वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है, वीडियो सब कैसा लगा बताइएगा, बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ के। ये कर लोगे तो यार 50, अगर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो 90% क्वेश्चन आपके निकलने वाले होंगे। साइंस का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपकी ओर से भी मेहनत चाहिए, सिर्फ मेरी ओर से नहीं। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, मेरे साइड से आज के लिए इतना ही था, एंड फ्रॉम माई साइड थैंक यू भाई, ठीक है, सबको थैंक यू।